गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सेकेंड ईयर ज्योग्राफी के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी पेपर सेकेंड का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण या अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक हमने आर्थिक भूगोल की प्रकृति, उसकी विषय वस्तु, आर्थिक व्यवस्था का अर्थशास्त्र के साथ संबंध और आर्थिक भूगोल में चलने वाले रिसेंट ट्रेंड्स को देखा। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखने से पहले हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था जो है वो देखें तो अर्थव्यवस्था एक मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाला एक मानव निर्मित संगठन होता है, जिसमें विभिन्न पद्धतियों के द्वारा व्यक्ति आजीविका प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। जिस विधि से व्यक्ति जीविका अर्जन करता है वह वैध और न्यायपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम चोरी डकैती आदि को हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये वैध और न्यायपूर्ण आजीविका का तरीका नहीं है। इसके साथ ही प्राचीन काल में जीविका प्राप्त करना आसान था, परंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ यह और जटिल होता जा रहा है। इसलिए आज अर्थव्यवस्थाएं कई रूपों में हमारे सामने, विभिन्न देशों में हमारे सामने आ रही हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की बात करते हैं तो जो आर्थिक संस्थाएं होती हैं या अर्थव्यवस्थाएं मानव द्वारा निर्मित संगठन होते हैं, यह वैसी ही होती हैं जैसा हम उन्हें बनाना चाहते हैं। आर्थिक संस्थाएं बनती भी हैं, विघटित भी होती हैं, विस्थापित भी होती हैं और परिवर्तित भी होती हैं। अर्थात हम इनका गठन करना चाहे हम इसको तोड़ना चाहें और हम इसमें बदलाव करना चाहें तो हम कर सकते हैं। साथ ही हम चाहें तो बदले में दूसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था भी अपना सकते हैं। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है कि आर्थिक गतिविधियों के स्तर में भी परिवर्तन होता रहता है समय के अनुसार। चौथी विशेषता है उत्पादक और उपभोक्ता समान व्यक्ति होते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति कभी उत्पादक भी हो सकता है तो कभी उपभोक्ता भी हो सकता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादक और उपभोक्ता जो होते हैं वो दोहरी भूमिका है वो निभाते हैं। पांचवी विशेषता है उत्पादक, उपभोग और निवेश। ये तीनों तत्व हैं वो अर्थव्यवस्था की अति आवश्यक गतिविधियां हैं। इनके बिना हम अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते हैं। साथ ही आधुनिक जटिल अर्थव्यवस्था में मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं। आजकल अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप वांछनीय नहीं होता है। इसके साथ ही जो सातवीं विशेषता है वो है कि सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में कीमत और बाजार जो हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार की बात करते हैं तो विश्व में दो मुख्य आधारों पर अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। एक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के आधार पर और दूसरा है विकास के आधार पर। संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के आधार पर अगर हम विश्व की अर्थव्यवस्था को बांटते हैं तो विश्व की 3 अर्थव्यवस्थाएं हमारे सामने आती हैं। एक पहली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के आधार पर कार्य करती हैं। दूसरी जो अर्थव्यवस्था का आधार है बांटने का वो है विकास का आधार। विकास के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को पुनः हम 3 भागों में बांटते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश, विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश और अर्धविकसित अर्थव्यवस्था वाले देश। अब हम सबसे पहले संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को देखेंगे, जिसमें पहली जो अर्थव्यवस्था हमारी आती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ये जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी, ये विश्व की प्राचीनतम अर्थव्यवस्था मानी जाती है।
प्राचीन समय में अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर देते थे। वे मानते थे कि आर्थिक व्यवस्था में सरकारी जो हस्तक्षेप है वो न्यूनतम से न्यूनतम होना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की हम बात करते हैं तो पहली जो इसकी विशेषता है वो है निजी संपत्ति। अर्थात इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना उद्यम जहाँ चाहे वहाँ करने के लिए वो स्वतंत्र होता है। जितना लाभ, जितनी मशीनें, जितनी तकनीकी वो लगाना चाहता है इस अर्थव्यवस्था में व्यक्ति लगा सकता है। यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात वो अपनी सारी संपत्ति का हक अपने द्वारा मनोनीत किसी अन्य व्यक्ति या अन्य संस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत दे सकता है। दूसरी जो विशेषता है इस अर्थव्यवस्था की वो है उद्यम की स्वतंत्रता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्ति अपना अपना व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यदि कोई व्यक्ति कारखाना या कोई इकाई लगाता है तो उसके लिए भी वह स्वतंत्र होता है कि वह किस वस्तु का उत्पादन करेगा, वह किन किन व्यक्तियों से उस वस्तु का उत्पादन करवाएगा, वह किस कीमत पर उस वस्तु को बेचेगा, किस बाज़ार में बेचेगा। इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी तत्वों के लिए व्यक्ति है वो स्वतंत्र होता है। उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव सरकारी नहीं होता है। तीसरी जो विशेषता है वो है उपभोक्ता का प्रभुत्व। अर्थात इस अर्थव्यवस्था में यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता या जो खरीदार होता है वो एक राजा होता है। वह अपनी अधिकतम संतुष्टि के लिए जहाँ चाहे वहाँ से व्यक्ति माल को खरीद सकता है। व्यक्ति जहाँ उसे लगता है कि ये वस्तु उसे कम कीमत पर उस जगह पर मिल जाएगी तो वहाँ से वह उस वस्तु को लेने के लिए स्वतंत्र होता है। वह सरकार के मापदंडों के अनुसार किसी वस्तु को उसी पर्टिकुलर दुकान से खरीदना है उसके लिए बाध्य नहीं होता है। तो उपभोक्ता का इस अर्थव्यवस्था में प्रभुत्व होता है। चौथी जो विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वो है लाभ का उद्देश्य। अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्यमी लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है। वह चाहता है कि उससे कम से कम हानि हो। वह सदैव लागत को न्यूनतम रखकर अधिकतम लाभ प्राप्ति का प्रयास इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करता है। पांचवी जो विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वो है प्रतियोगिता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सभी व्यक्ति किसी भी प्रकार का उद्यम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वे जहाँ चाहें अपनी वस्तुओं बेच सकते हैं और जहाँ चाहें अपनी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। इसलिए आपस में एक आधारभूत प्रतियोगिता, इनके अंदर कंपटीशन उत्पन्न हो जाता है एक पूंजीपति के से दूसरे पूंजीपति का। हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह अन्य से अधिक अच्छा उत्पादन करे और अधिक लाभ कमाए। इस कारण से बड़ी बड़ी फार्मों या कारखानों या इकाइयों के मध्य कड़ी प्रतियोगिता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमको देखने को मिलती है। छठी जो विशेषता है वो है बाजार व कीमतों का महत्व। इन सभी विशेषताओं, निजी संपत्ति, उद्यम की स्वतंत्रता, उपभोक्ता का प्रभुत्व, लाभ का उद्देश्य और प्रतियोगिता, ये सभी विशेषताएं बाजार की कीमतों को सुचारू रूप से कंट्रोल में रखने का कार्य करती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मुख्यतः बाजार पर ही आधारित होती हैं। इसमें प्रत्येक वस्तु की एक कीमत निर्धारित होती है और वस्तु की मांग ही उसकी कीमत का क्या करती है, निर्धारण करती है। जो फार्में या कारखाने उस निश्चित कीमत के अनुसार अपने उत्पादन को ढाल पाती हैं और सामान्य लाभ कमाने में सफल होती हैं, वही अर्थव्यवस्थाएं बाज़ारों में टिक पाती हैं। सातवीं जो विशेषता है इस अर्थव्यवस्था की वो है सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। अर्थात स्वतंत्र बाजार में कीमत प्रणाली कार्य करती हैं। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ना तो बाजार में होता है ना कोई कीमत निर्धारण के लिए होता है। आज विश्व के विकसित देश सभी देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही काम करती हैं। अगर हम विश्व के विकसित देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर डिपेंडेंट हैं।
अर्थात इन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो कार्य करती है। नेक्स्ट जो दूसरी अर्थव्यवस्था है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था को केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बिल्कुल विपरीत कार्य करती हैं या बिल्कुल विपरीत होती हैं। इसलिए फर्म के ऊपर या संसाधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है। यहाँ तक अर्थव्यवस्था से संबंधित जो नियम बनाए जाते हैं वो नियम भी सभी एक प्राधिकरण का गठन कर बनाए जाते हैं। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली है उत्पादन के संसाधनों का सामूहिक महत्व, अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था में जनता या लोगों का उत्पादन के संसाधनों पर किसी प्रकार का कोई स्वामित्व नहीं होता है। पूर्ण स्वामित्व का अधिकार संसाधन पर सरकारों का होता है। इसमें निजी संपत्ति का भी कोई अधिकार नहीं होता है। कोई एक व्यक्ति विशेष उत्पादन इकाई का इसमें स्वामी नहीं होता है। साथ ही ये ज़रूर है कि जो व्यक्ति किसी कृषि श्रमिक या अधिकारी के रूप में कार्य करता है उसे उसके एवज में आजीविका के रूप में धन प्रदान किया जाता है, ना कि उसे स्वामित्व का अधिकार दिया जाता है। दूसरी जो विशेषता है वो है समाज कल्याण का ध्येय। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज कल्याण, मांग और आपूर्ति के इतर समाज का कल्याण महत्वपूर्ण होता है। कोई फर्म या कारखाना जो भी वस्तु बना रही है उसकी बाज़ार में मांग बहुत है, लेकिन उस वस्तु में थोड़ा सा भी अंदेशा हो जाए कि वह वस्तु समाज के लिए उपयोगी नहीं है या व्यक्ति या समूह के लिए नुकसानदायक है तो उस वस्तु के उत्पादन को भी रोका जाता है। मतलब इस अर्थव्यवस्था में समाज कल्याण और जनता के हितों को ध्यान में रखा जाता है। तीसरी जो विशेषता है वो है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। यह इसकी मूलभूत विशेषता है समाजवादी अर्थव्यवस्था की। एक केंद्रीय योजना प्राधिकरण का गठन किया जाता है। वही प्राधिकरण संसाधनों की आपूर्ति और उपलब्धता को आंकता है, राष्ट्रीय वरीयता को निर्धारित करता है। सरकार ही वर्तमान व भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उत्पादन, उपभोग व विनिमय का निर्धारण करती हैं इस अर्थव्यवस्था में, और कोशिश करती हैं कि संसाधनों का कुशलतम सदुपयोग हो। नेक्स्ट विशेषता है विषमताओं की कमी। अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था में आय और संपत्ति में विषमता मिलती है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय और संपत्ति में विषमता मिलती है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में आय और संपत्ति में किसी प्रकार की विषमता नहीं मिलती है। उल्टा इसमें विषमताओं को कम करने का पूरा प्रयास किया जाता है और ध्यान रखा जाता है कि आय और संपत्ति में पूर्ण समानता बनी रहे। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष को ना तो ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाए, ना उसे ज़्यादा उसका शोषण किया जाए। इस बात का पूर्णतः समाजवादी अर्थव्यवस्था में ध्यान रखा जाता है। पांचवी जो विशेषता है वो है वर्ग संघर्ष की समाप्ति। समाजवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिक व प्रबंधन के हित अलग अलग होते हैं और उनके मध्य मनमुटाव चलता रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में दोनों के मध्य कोई किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं होती है। सभी व्यक्ति इस अर्थव्यवस्था में श्रमिक कहलाते हैं और उन्हें अपने कार्य के एवज में धन दिया जाता है। उनमें किसी प्रकार का कंपटीशन की भावना नहीं रहती है। विश्व के अगर समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के देशों की बात करें तो विश्व में रूस, चीन, पूर्वी यूरोप के कई देश आर्थिक उदारीकरण की व्यवस्था में कार्य कर विकास कर रहे हैं। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की अच्छी विशेषताओं को हम सम्मिलित करते हैं। उसमें पूंजीवाद की तरह स्वतंत्र उद्यम भी होता है और साथ ही साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था के
तरह इसमें सरकारी नियंत्रण के तत्व भी पाए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व देखने को मिलता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो पहली जो इस अर्थव्यवस्था की विशेषता है वो है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। इस अर्थव्यवस्था में प्राइवेट और जो कॉर्पोरेट या निजी या सार्वजनिक जो अर्थव्यवस्था है दोनों का सह अस्तित्व इसमें मिलता है। निजी में उत्पत्ति निजी इकाइयाँ जो लाभ के उद्देश्य से कार्य करती हैं, सार्वजनिक उत्पाद में वो इकाइयाँ होती हैं जो समाज कल्याण के हिसाब से कार्य करती हैं और सरकार के अधीन होती हैं। इन दोनों के मध्य आर्थिक कार्यों का स्पष्ट विभाजन रहता है। सरकार लाइसेंस, करारोपण, कीमत, मुद्रा कीमत आदि द्वारा निजी क्षेत्रों के कार्यों पर भी नियंत्रण लगाकर उनका नियमन करती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो निजी स्वामित्व होता है वह भी कंट्रोल में रखा जाता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति अधिक आय प्राप्ति या अधिक लाभ हेतु आर्थिक व्यवस्था में संलग्न रहता है। व्यक्ति व्यवसाय और उपभोग खुद चुन सकता है, परंतु उत्पादकों, श्रमिकों एवं उपभोक्ताओं का शोषण करने का अधिकार उसे नहीं होता है या उसकी बिल्कुल भी छूट नहीं होती है। जन कल्याण की दृष्टि से सरकार उन पर नियंत्रण भी लगा सकती है। उदाहरण के लिए अगर कोई कंपनी उस तरीके का उत्पादन करती है जो हानिकृत वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग पर वो रोक लगा सकती है, जिसका जैसे विदेशी मार्केट में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर सरकार चाहे तो उस पर वो नियंत्रण है वो लगा सकती है। तीसरी जो विशेषता है वो है आर्थिक नियोजन। सरकार दीर्घकालिक योजनाओं का निर्माण कर अर्थव्यवस्था, निजी और सार्वजनिक उद्योग का निर्धारण कर अपने अपने को सौंप देती है। सार्वजनिक क्षेत्रों पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है, इसलिए वह उसके उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण करती हैं, परंतु निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने, उनका समर्थन व आर्थिक सहायता के माध्यम से राष्ट्रीय वरीयताओं के अनुसार उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित भी करती है। चौथी जो विशेषता है वो है कीमत प्रणाली। कीमतें संसाधन के आवंटन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ क्षेत्रों में निर्देशित कीमतें अपनाई जाती हैं तथा लक्ष्य समूहों के लाभ के लिए कीमतों में आर्थिक सहायता भी प्रदान करती हैं। सरकार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जन सामान्य का हित होता है। जो व्यक्ति बाजार की कीमतों के अनुसार आवश्यक सामग्री खरीदने की स्थिति में नहीं होता है, सरकार उन्हें कीमतों पर छूट भी देती है और कभी कभी उनका निःशुल्क वितरण भी करती हैं। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में जन सामान्य हो या समाज का कमजोर वर्ग हो, सरकार उनके व्यक्तिगत हित के लिए इस प्रकार कार्य करती है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बनी रहे और जन कल्याण भी होता रहे। विश्व में वर्तमान समय में ऐसे कई सारे देश हैं जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर कार्य करते हैं। जैसे जितने हमारे एशियाई देश हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, इसके पश्चात अभी वर्तमान में विश्व की वो देश जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ये सभी देश भी वर्तमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर अपना कार्य है वो करते हैं। इस प्रकार हमने 3 महत्वपूर्ण जो अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन तीनों को उनके उदाहरणों सहित, देशों के उदाहरणों के सहित हमने इनको जाना। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण देखेंगे। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को देखें तथा साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो PDF कंटेंट हैं, नोट्स हैं, वो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए हैं। आप उनको पढ़िए और इस वीडियो को भी देखिए। थैंक यू।